हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस सेगमेंट में हम एनसीईआरटी की कोई एक बुक लेते हैं और उसके सारे चैप्टर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे साथ है क्लास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी और उसके फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एक एक करके देख लेते हैं। हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान क्या है, संविधान क्या क्या करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो संविधान सभा था वो कैसे बना, कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं हमारे किसी दूसरे देश से अडॉप्ट किए गए हैं उनकी चर्चा एक एक करके इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम। तो पहला हमारा जो हेडिंग है वो है कि हमें संविधान क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय क्या थे, हम अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून से ही शासित होते थे, गवर्न होते थे। इन्हीं लोगों ने कानून बनाया था और इन्हीं से हम छुटकारा चाहते थे, आजादी चाहते थे। ऐसी कंडीशन में जो हमारे दैट टाइम के जो नेतागण थे, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने क्या सोचा कि अपने देश के लिए एक हम कानून बनाए, हमारा अपना खुद का एक संविधान बनाए, जिससे क्या हो, हम हमारा गवर्न हो और हमारे देश की जनता क्या करे, उसे खुशी खुशी स्वीकार करे। इसी के कंटेक्स्ट में क्या होता है, हमारे संविधान का निर्माण होता है। उसे हम आगे देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चैप्टर में बखूबी एक लाइन में सिर्फ क्या किया गया है, इस सवाल का जवाब दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर क्या होता है, राज्य का निर्माण और शासन होता है। क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है और गवर्न होता है। तो यहाँ पे जो एक वर्ड है राज्य, राज्य से मतलब यहाँ बिहार, झारखंड या राजस्थान से नहीं है। राज्य से मतलब क्या है, हमारे इंडिया से है, हमारे देशन से है। संविधान में ऐसा वर्ड यूज किया गया है, हर जगह राज्य वर्ड यूज किया जाता है, ना कि नेशन, राष्ट्र वर्ड यूज नहीं किया जाता। तो उसमें क्या होता है कि बुनियादी सिद्धांतों का ऐसा समूह जिसके आधार पर क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है और उसका शासन होता है। एक लाइन में क्लियर कर दिया गया है कि संविधान क्या है, संविधान क्या करता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, आगे है इस चैप्टर में हेडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है, वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में जो 4 काम बताए गए हैं उनमें पहला काम देखते हैं। पहला काम कहता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से मतलब यहाँ पर एक छोटे समाज से नहीं है, सोसाइटी से मतलब पूरे के पूरे देश से है। उनके बीच क्या करना है, एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखना। जब तक कि हमारे आपस में विश्वास ना हो, समन्वय ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम किसी कानून को मानने को तैयार नहीं होंगे। उसी के संदर्भ में सबसे पहला काम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्या करता है, लोगों के बीच में समन्वय और विश्वास स्थापित करता है। दूसरा काम हम देखते हैं। दूसरा काम मेंशन इस चैप्टर में है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। अब देखिए, देश में इतने सारे लोग हैं और सभी कहें कि हम निर्णय लेंगे और हम निर्णय लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, कोई फाइनल कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे और कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा पाएगा। ऐसे में क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट संविधान हमारा काम क्या करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी वो क्लियर करता है, और साथ ही साथ सरकार कैसे बनेगी इस बात की भी व्याख्या करता है। तो दूसरा काम हमारा कहता है कि निर्णय किसके पास होगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और सरकार कैसे बनेगी, ये 2 काम संविधान हमारा करता है। तीसरे काम पर आते हैं। देखिए, तीसरा काम हमारा संविधान करता है क्या, कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, कुछ लिमिटेशंस लगाए। किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, जैसे हमने पहले देखा दूसरे काम में कि सरकार का क्या है, संविधान क्या करता है, सरकार का गठन करता है, निर्माण करता है। उसके साथ ही क्या करती है, सरकार कानून बनाती है, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। ऐसे में संविधान सरकार पर कुछ लिमिटेशंस लगाता है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे कि किसी के फंडामेंटल राइट अबॉलिश ना हो, और ऐसे कानून जिन्हें सरकार भी बाईपास ना कर सके, ट्रेसपास ना कर सके। तो तीसरा काम हमने क्या देखा कि सरकार के लिए कुछ लिमिटेशंस लगाती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कुछ लिमिटेशन लगाती है, जिससे क्या हो, वो कुछ ऐसे कानून ना बना पाए जिससे किसी के फंडामेंटल राइट्स के एबोलिशन होता हो। और ये फंडामेंटल राइट वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी निकलकर यहीं से आता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम देखते हैं चौथे काम पर आते हैं। देखिए, चौथा काम इस चैप्टर में जो मेंशन है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो क्या करे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।
फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मतलब हमने फिर कहा था हमारे पूरे देश की जनता से है, तो वो सरकार को ऐसे पावर दे सके जिससे वो सभी की सोसाइटी के सारे मेंबर्स की क्या कर सकें, आकांक्षाओं को, एस्पिरेशन को पूरा कर सके। अब देखिए सबकी आकांक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, ऐसी कंडीशन में सरकार सिर्फ उन्हीं आकांक्षाओं को फुलफिल करेगी जो क्या है हमारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, और साथ ही साथ क्या करे, ऐसी कंडीशन बनाए जिसके लिए जो न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। न्यायपूर्ण समाज, अब न्यायपूर्ण समाज एक वर्ड आ गया, जस्ट सोसाइटी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए न्यायपूर्ण समाज से तात्पर्य मीनिंग ऐसे सोसाइटी से है जहां पर सभी को क्या है, न्याय पाने का पूरा अधिकार है। हर कोई, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चाहे एक आम नागरिक हो, सभी को क्या है, न्याय पाने का पूरा अधिकार है। वैसे न्यायपूर्ण समाज का क्या करना है, गठन करना भी सरकार का काम होगा। 4 काम बताए गए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे इस चैप्टर में है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या काम है। अब एक प्रश्न आता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी चर्चा इस चैप्टर में की गई है, वो हम एक एक करके देखते हैं। तो अगला जो इसमें हेडिंग है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसे हम देखते हैं। ये जो हमारा संविधान हमें दिखता है वर्तमान में, इतनी आसानी से नहीं बन पाया था, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस चला था, तब जाके क्या हुआ, हमारा संविधान बना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 दिनों में ये संविधान बन गया। तो देखते हैं एक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस कि संविधान बना कैसे आखिर। देखिए एक कैबिनेट मिशन का नाम आपने अक्सर सुना होगा, जो कि 1946 में हमारे देश में आया था। इसी कैबिनेट मिशन के जो भी रिकमेंडेशन है, उसी के अकॉर्डिंग पर क्या हुआ था, हमारा एक संविधान सभा का निर्माण हुआ था, और उसी संविधान सभा ने क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर संविधान सभा गठन कैसे हुआ, उसे एक प्रोसेस में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने क्या किया, एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा। उनका मानना था कि हमारे देश में कानून बनाने के लिए क्या हो, हमारे खुद का एक संविधान सभा हो, जिससे सभी लोग मिलकर क्या करें, हमारे लिए कानून बना सके। इसके आगे 1935 में, एक साल बाद ही 1935 में जो तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से मांग की कि हमारे लिए संविधान सभा का गठन करें। और उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो हमारा संविधान सभा बने वो क्या बने, एडल्ट फ्रेंचाइज से बने। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट मेथड से हो, जो हमारे लोग संविधान बनाएंगे वो क्या चुने जाए, डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाए। फिर आगे 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन आता है, कुछ प्रपोजल लेकर आता है, जिसे क्या करते हैं, मुस्लिम लीग क्या करती है, डिनाई कर देती है। वो उनका मानना था कि हमारे लिए क्या करें, एक अलग संविधान का निर्माण करें, अलग संविधान सभा निर्माण करें, ताकि हम अपने लिए अलग कानून बना सके, मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, देखेंगे डिटेल में। उसके बाद होता है क्या, 1940 में संविधान जो सभा का गठन का जो डिमांड था 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है, मान लेती है कि भाई ठीक है, चलिए आपके लिए हम क्या करते हैं, संविधान सभा का गठन कर देते हैं, और फिर आप अपने लिए संविधान बना लीजिए। उसी के रेफरेंस में क्या होता है, 1946 में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है हमारी। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा ने क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। अब कैसे किया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन थे, कहां से आए थे, इनकी चर्चा हम आगे देखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि हमारा संविधान सभा कैसे गठित हुआ, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। तो देखिए हमारा जो संविधान सभा था वो हमारे देश के लोगों से द्वारा ही चुना गया। अब ये संविधान सभा के मेंबर्स कैसे चुने गए, तो उसे एक छोटे से लाइन में समझ लीजिए कि 1935 में जो प्रोविंस असेंबली थे, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य लोग थे, उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया इनडायरेक्ट मेथड से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया। उसे हम देखेंगे कैसे चुनाव किया। उस समय एक कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार यह बताया गया कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर क्या होगा, एक सीट अलॉट कर दी गई। प्रत्येक 10 लाख लोग क्या करेंगे, अपने लिए एक चुन पाएंगे, एक मेंबर चुन पाएंगे जो संविधान सभा में जाएंगे। ऐसे में जो सेंट्रल प्रोविडेंस, मान लीजिए अगर 50 लाख जनसंख्या यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ पर 5 सीट निकल कर आएंगे। ऐसे ही करके हमारे लगभग 389 मेंबर्स चुन के आए। इसमें 2 पार्ट्स थे, उसे देख लेते हैं। देखिए एक तो था वो ब्रिटिश रूल के अंदर जो डायरेक्ट एरिया थे, वहां से चुनकर आए हमारे 296 मेंबर, और ये जो प्रिंसली स्टेट थे, जो देसी रियासतें थी, वहां से चुनकर 93 लोग आए। देसी रियासतों का मानना था कि हम क्या करेंगे, हमें कोई इलेक्ट नहीं करेगा, हम अपने लिए सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, हमें इलेक्शन नहीं करना, क्योंकि अब राजा महाराजाओं की बात समझ सकते हैं आप, वो इलेक्शन में विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि अपने मेंबर्स को नॉमिनेट किया, और वहां से चुनकर आए 93 मेंबर्स।
और जो इलेक्शन के माध्यम से जो लोग आए वहां से आए 296 मेंबर्स। कुल मिलाकर बने हमारे 389 मेंबर्स। इन्हीं लोगों ने क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो कहाँ से चुनकर आए, कैसे चुनकर आए और कितने मेंबर हमारे सामने चुनकर आए थे। 389 मेंबर चुनकर आए थे। इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश के संविधान का निर्माण किया। अब देखिए, इन्हें संविधान बनाने में लगभग 2 years 11 months और 18 days लग गए। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 साल में से सीधे क्या कीजिए, 12 days को माइनस कर दीजिए तो हमारा क्या निकल कर आता है, संविधान बनाने में जितना टाइम लगा वो निकल कर आ जाता है। अब जब संविधान सभा का गठन हुआ तो मीटिंग हुई, तो पहली मीटिंग जो हमारी हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब देखिए, उस समय तक कोई अध्यक्ष नहीं था। वैसे में वह जो सबसे वयोवृद्ध, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उन्हें क्या किया गया, पहले दिन के लिए क्या प्रेसिडेंट चुन लिया गया, प्रेसिडेंट हमारे संविधान सभा के लिए। और तब से ये परंपरा चली आई कि जब भी हमारा कोई पहला डे जो मीटिंग होता है सदस्यों की, जो सबसे वयोवृद्ध होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, उसे क्या करते हैं, उस समय के लिए प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे पहले अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और बाद में निरंतर काम चलता रहा। लगभग 166 मीटिंग्स हुई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय क्या थे, इतने लोगों ने चुनकर हमारे संविधान का निर्माण किया। और पहले अध्यक्ष कौन थे, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वैसे में पहली बार 26 नवंबर 1949 को सभी लोगों ने क्या किया, साइन किया और जाकर फाइनली हमारा संविधान बन पाया। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। देखिए, उस समय जब हमारा संविधान बना था उस समय लगभग इसमें 395 आर्टिकल थे, लेकिन करंट में 448 आर्टिकल्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करके बताइए। देखिए, जब हमारा संविधान बना उस समय हमारे संविधान निर्माताओं को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था किस प्रकार का कानून बनाने या नियमकरण। वैसी कंडीशन में वर्ल्ड वाइड, जो हमारे वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देशों ने अपने संविधान बना लिए थे। तब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखें और उनकी कुछ अच्छी चीज़ों को अपने संविधान में शामिल कर लें। इसी के रेफरेंस में अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान में, हमारे संविधान में विभिन्न देशों से क्या क्या शामिल किया गया है, उसे देख लेते हैं। इस चैप्टर में भी डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन से संविधान से हमारे लिए क्या क्या लिया गया है। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीतने का जो चुनाव जीतते हैं, उन कहाँ से सिस्टम आया है, हमारे ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। वर्तमान में हमारे देश में ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है और जो सर्वाधिक मत, सबसे अधिक मत प्राप्त करता है वह व्यक्ति क्या होता है, विनर घोषित होता है। तो ये सिस्टम हम कहाँ से देख कर आते हैं, ये हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से लेकर शामिल किया गया है। फिर अगला एक आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली जो है वो भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। करंट में हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही लागू की जाती है। फिर अगला आता है आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यह जो भी व्यवस्था है ये भी हमारे ब्रिटिश संविधान से ली गई है। देखिए, कानून के शासन के समक्ष क्या है, कानून सबके लिए इक्वल होगा, सबको लागू किया जाएगा। एक अगला लाइन है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर हिज रोल। जो हमारे अध्यक्ष होंगे विधायिका के, उनका जो पद है वो कहाँ से आता है, वो हमारे ब्रिटिश संविधान से लेकर ही हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। अगला है लॉ मेकिंग प्रोसीड्योर। जो हमारे कानून निर्माण की जो विधियां हैं, जो प्रक्रिया है, आपने सुना होगा कि संविधान संशोधन करने के लिए या कोई नया कानून बनाने के लिए संसद में एक बहस होती है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा कहाँ से आता है, ये हमारे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम दूसरा देखते हैं कि हमारे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। हमारे आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से शामिल होता है हमारे संविधान में, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था आयरलैंड के संविधान से। तो एक लाइन में से समझ लेते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व वह व्यवस्था है जिसमें सरकार कोई भी कानून बनाती है तो क्या करती है, उसे फॉलो करती है। हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा कि एक मोरल प्रेशर के तौर पर क्या करेगा, काम करेगा कि जब भी कोई कानून बनेगा, सरकार कोई भी नई कानून बनाएगी तो क्या करेगी, इसे ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। इसके कुछ एम्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं, उनकी चर्चा हम क्या करेंगे, आगे चैप्टर में करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो निकल कर आता है हमारे आयरलैंड के संविधान से। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। देखिए, एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। एक अर्ध संघात्मक सरकार की व्यवस्था जो है वो हमारे
कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई। इसे समझ लेते हैं कि क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। जो अर्ध संघात्मक सरकार वाली व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, केंद्र सशक्त होता है और राज्य सरकारें जो होती हैं उसके अधीन होती हैं। पूरी तरह सशक्त उतनी सशक्त नहीं होती जितना कि केंद्र सरकार सशक्त होती है। करंट में हमारे देश में यही व्यवस्था लागू है। आप देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी स्टेट के सीएम से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है। तो ये सिस्टम हमारे कहाँ से आता है, ये हम देखते हैं कि हमारे कनाडा के संविधान से शामिल किया गया है हमारे संविधान में। एक कुछ रेसिडुअल पावर की बात की गई है, अवशिष्ट शक्तियों की, यह भी हमारे कनाडा के संविधान से लेकर शामिल किया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, क्योंकि उस समय तक अमेरिका का संविधान जो था सबसे ताकतवर संविधान माना जाता था। तो एक हमारा जो प्रेम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये जो कॉन्सेप्ट देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड कहाँ से आता है, ये निकल कर आता है हमारे अमेरिकी संविधान से। वहाँ पर भी वी द यूनाइटेड नेशन वर्ड यूज करते हैं अपना, वो अलग है। देखिए चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, वो अमेरिकी संविधान से लेकर हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। एक लाइन में इतना समझ लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट ऐसे राइट होते हैं जो आपकी सरकार भी आपसे क्या कर छीन नहीं सकती है, कभी भी क्या कर सकती है, उसे पूरी तरह से अबॉलिश नहीं कर सकती है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है, वो अलग से हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में। बट इतना समझ लीजिए कि ऐसे अधिकार जिन्हें आपकी सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे अमेरिकी संविधान से लेकर शामिल किए गए हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्णावलोकन जिसे हिंदी में कहते हैं। इसे समझ लेते हैं कि न्यायिक पूर्णावलोकन क्या होता है। देखिए हमारे सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेटिव, क्या कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो क्या करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ऐसे में अगर उसे लगता है कि कोई गलत कानून बना है या किसी का इस कानून से किसी के फंडामेंटल राइट एबोलिश होते हों, तो क्या करती है, उस कानून को नल एंड वाइड घोषित कर देती है। यहीं से रिव्यू वाला सिस्टम निकल कर आता है। तो वो क्या करती है, हर चीज़ को रिव्यू करती है और साथ ही साथ अपने निर्णयों को भी, हो सकता है प्रीवियस कोई भी ऐसा निर्णय दिया गया हो जो उसमें कुछ कमियां रह गई हों, तो वो अपने निर्णयों को भी रिव्यू करती है। यही हमारा जुडिशियल रिव्यू होता है। तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो जुडिशियल रिव्यू है हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, इसकी जवाब बताएंगे। और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमने आपसे कहा कि तीनों अलग अलग हैं और इसमें न्यायपालिका जो हमारी स्वतंत्र है, हमारी विधायिका कोई कानून बनाकर क्या कर सकती है, उसके न्यायपालिका के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, उनके अधिकार नहीं छीन सकती। जो न्यायपालिका की जो हमारी स्वतंत्रता है ये भी हमारे निकल कर आता है अमेरिकी संविधान से। हम आगे देखते हैं। देखिए अब एक फ्रांस के संविधान से हमें क्या क्या लिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व का जो संकल्पना है वो कहाँ से निकल कर आता है, हमारे फ्रांस के संविधान से लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसी के एक लाइन में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता मीन्स आप फ्री हैं, आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो स्वतंत्रता वाली फीलिंग्स है वो निकल कर आती है हमारे फ्रांस के संविधान से। और समानता, समाज में सभी लोग समान हैं, कानून के समक्ष खास करके सभी लोग क्या हैं, समान है, ये भी हमारा निकल कर आता है फ्रांस के संविधान से। और बंधुत्व, जब तक आपस में क्या होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो ये बंधुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है हमारे फ्रांस के संविधान से। तो एक कुछ बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं बताया गया है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे हमने एक एक करके डिस्कस किया कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें हमने एक एक करके डिस्कस किया और आपके सामने रखा। अब आप देखिए इस चैप्टर में जो भी आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड्स या कोई कॉन्सेप्ट जो हमसे मिस हो गया हो, जो हम आपके साथ डिस्कस ना कर पाए हों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। हम आपके साथ क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाकर उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।